गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंडियन एक्सप्रेस के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट्स हेडलाइन के बारे में। सबसे पहले आता है कॉर्बेवैक्स फ्रॉम टुमारो। अभी कॉर्बेवैक्स क्या है जानते हैं। देखिए कोविड कवर्स गेट अ बूस्ट। देखिए वैक्सीन है जो 12 साल से 14 साल के बच्चों के लिए लगेगी। हाल ही में आपको मालूम होगा कि इंडिया कोविड वैक्सीनेशन है जो 12 साल से 14 साल के बच्चों के लिए इंक्लूड करेगी, और इसमें जो सेकंड इंडिजिनस वैक्सीन है, ठीक है, वो कॉर्बेवैक्स लगाई जाएगी। अब आपको मालूम होगा कि पिछले महीने ही कोवैक्सीन जो थी हमारी फर्स्ट इंडिजिनस वैक्सीन थी, जो कि 15 साल से 18 साल के बच्चों के लिए लगाई जा रही थी। अब कोवैक्सीन की जगह कॉर्बेवैक्स लगी, ठीक है। और साथ ही साथ जो कोर्बेवैक्स है, इसे डेवलप किया है हैदराबाद बेस्ड बायोलॉजिकली लिमिटेड ने। और आपको मालूम होगा कोर्बेवैक्स इज रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन, ठीक है। कोर्बेवैक्स जो है आरबीडी के नाम से प्रोटीन सबयूनिट एक वैक्सीन है, ठीक है। अभी क्या करती है आइए जानते हैं इसके सेकंड पेज पे इसकी पूरी डिटेल। देखिए जो कोर्बेवैक्स है, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इसमें एक हार्मलेस एस प्रोटीन होता है, ठीक है। हार्मलेस एस प्रोटीन तो जैसे ही इसको मालूम पड़ता है, हमारा इम्यून सिस्टम जैसे ही रिकग्नाइज करता है इस प्रोटीन को, ठीक है, सॉरी इस कोरोना को, तो ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है और वाइट ब्लड सेल्स की तरह एक प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज जो हमारे इन्फेक्शन से फाइट करने में काम आता है, ठीक है। अब जो बात करें कि कॉर्बेवैक्स भी क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी इसको लगाने के लिए, तो हर 28 दिन से आप लगा सकते हैं। इसको स्टोर करने का है 2 to 8 डिग्री से आप स्टोर कर सकते हैं। अगर ऑफिशियली बात कर जाए, ग्लोबली बात कर जाए, तो ग्लोबली यूएसए और यूके ने हाल ही में फिजर mRNA वैक्सीन लगा रही हैं अपने बच्चों को, बट इंडिया में हम लगाएंगे कॉर्बेवैक्स। अब हाल ही में आपको मालूम होगा कॉर्बेवैक्स जो है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है इंडिया के द्वारा, ठीक है, जो 12 साल से 18 साल के बच्चों के लिए, ठीक है। और बायोलॉजिकल एलिमेंट ने कहा भी है कि ये वैक्सीन है, हम 75 मिलियन डोसेस पर मंथ इसे बनाएंगे हर महीने, ताकि इसकी कोई कमी ना रहे। इवन यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने भी 1500 करोड़ एडवांस पेमेंट करने की घोषणा करी है बायोलॉजिकल ई लिमिटेड को, ताकि वो रिजर्व कर सके 30 करोड़ डोसेस, ठीक है। अगर ओवरऑल इंडिया का इम्यूनेशन ड्राइव देखा जाए तो अभी तक 97.89 करोड़ फर्स्ट डोजेस लग चुके हैं, और साथ ही साथ 81.37 करोड़ डोजेस भी लग चुके हैं। अगर 15 साल से 18 साल के ग्रुप की बात करें तो 5.58 करोड़ डोजेस लग चुके हैं, और वहीं प्रिकॉशनरी डोजेस की बात करें जो अबव एज ऑफ 60 ईयर्स लगे हैं, वो 2 करोड़ लोगों ने लगा लिए, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड हेडलाइन पर जो है फर्स्ट पेज पे, कि हाईकोर्ट हिजाब रूलिंग टुडे, ठीक है। अब आज आपको मालूम होगा कि बेंगलुरु में जैसे कुछ स्कूल्स में जो लड़कियां थी वो हिजाब पहनने का डिमांड कर रही थी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने जो पहले आज एक्चुअली रूलिंग आने वाली है, तो इसके कारण सेक्शन 144 लागू कर दिया क्रिमिनल प्रोसीजर, आपको मालूम होगा धारा 144 लगा दी गई है कुछ पार्ट्स कर्नाटक इंक्लूडिंग बेंगलुरु में भी। अब जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लास्ट टाइम कुछ प्रोटेस्ट हो रहे थे, गैदरिंग हो रही थी, ठीक है, ताकि ये कहने के लिए कि भैया हमें हिजाब पहनना चाहिए स्कूल कॉलेजों में। तो इसी को देखते हुए जो बेंगलुरु के कमिश्नर हैं, ठीक है, पुलिस कमिश्नर कमल पंत, उन्होंने ऑर्डर करें कि जितने भी सेलिब्रेशन है, गैदरिंग है, प्रोटेस्ट है, वो 15 मार्च से 21 मार्च तक रोक दी जाएगी, ताकि ये कोई दिक्कत ना आए इसमें, ठीक है। और हिजाब के लिए इन्होंने बताया भी है, मैं बता सकता हूँ आपको, सेकंड पेज पे ले चलता हूँ। हाईकोर्ट रूलिंग में एक इंटरिम ऑर्डर आया था, ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है कि 25 फरवरी को तो फुल बेंच ऑफ चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, ठीक है, उन्होंने जजमेंट में पिटिशन फाइल किया था, आपको मालूम है मोइनुद्दीन काज़ी, ठीक है। अब ये पिटिशन फाइल की गई थी, तो इंटरिम ऑर्डर पास किया गया फरवरी 10, और उसमें ये कहा था कि पेंडिंग कंसिडरेशन ऑफ ऑल दिस पिटिशन वी रिस्ट्रेन ऑल द स्टूडेंट्स रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन और फेथ फ्रॉम वियरिंग सैफ्रॉन शॉल्स, भगवा, स्कार्फ्स, हिजाब, रिलीजियस फ्लैग विद इन द क्लासरूम अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। मतलब जब तक ऑर्डर नहीं आ जाता कोर्ट का, तब तक चाहे तो आप सेफ्रॉन शॉल, चाहे तो भगवा रंग हो गया, स्कार्फ हो गया, हिजाब या कुछ रिलीजियस झंडे, कुछ भी क्लासरूम में नहीं ले जा सकते, ना पहन सकते हैं, ठीक है। अब इसी को देखते हुए पिटिशनर ने राइट टू वियर द हिजाब इन क्लासरूम एज अ पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत एक पिटिशन दाखिल करी ऑपोजिशन, और ये अपोज किया गया था कि फरवरी 5 को जो ऑर्डर आया था कर्नाटक एजुकेशन डिपार्टमेंट की सजेस्टिंग दैट हिजाब कैन बी प्रोहिबिटेड, इसके अगेंस्ट में उन्होंने ये पिटिशन लगाई थी। तो आज उसका निर्णय आने वाला है, देखते हैं कि गवर्नमेंट इसका क्या डिसीजन लेती है, ठीक है। इसके बाद आते हैं अगली हेडलाइन पर, वो है रिटेल इन्फ्लेशन ओवर 6% मंथ, ऑल आइज ऑन आरबीआई मीटिंग। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में डोमेस्टिक इन्फ्लेशन आ चुका है, जो कि सबसे ज़्यादा है, 6.07% है फरवरी में, और जो ये अपर लेवल को अपने ब्रीचिंग कर चुका, तोड़ चुका है अपर लेवल को, जो कि अपर टॉलरेंस लेवल होता है +4 से -2% तक, जो सेकंड मंथ इन रो है, ठीक है। और ये डाटा जो रिलीज किया गया है, ये है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ द्वारा, ठीक है।
अब बात करें अगर इन्फ्लेशन की, तो आपको मालूम हो कि हाल ही में रिटेल इन्फ्लेशन, अलग अलग हमारे इन्फ्लेशन क्यों आया है देखते हैं। देखिए रिटेल इन्फ्लेशन जो था वो 6.01% था जनवरी 2020 में, और 5% था पिछले साल, ठीक है। तो यहाँ से बहुत बड़ा इन्फ्लेशन शुरू हुआ है, और साथ ही साथ आरबीआई ने प्रोजेक्ट किया था कि इन्फ्लेशन जो रहेगा फिजिकल ईयर 2022 के लिए वो 5.3% रहेगा, और क्वार्टर 4 के लिए 5.7। बट ये हो ना सका, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अभी हाल ही में यूक्रेन और रशिया का युद्ध भी चल रहा है, और इस युद्ध के कारण जो इन्फ्लेशन हुआ है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब जितनी भी लोगों की नज़रें हैं वो अब आने वाली है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, जो 6 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल तक शेड्यूल है। तो देखते हैं इसमें क्या निर्णय लेती है गवर्नमेंट, ठीक है। और उसके बाद अगर गवर्नमेंट की बात करें, जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर प्राइस लेवल जो है नेक्स्ट फ्यू मंथ में कुछ ज़्यादा ही बढ़ने वाला है। यहाँ तक कि चाहे फिर आपको पेट्रोल हो गया, डीजल्स हो गया, ऑयल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, फूड ऑयल हो गया, ये सभी बढ़ने वाले हैं, ये ऐसा जताया जा रहा है। और साथ ही साथ जो आपके सेमीकंडक्टर डिवाइस हैं, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया दोनों ही नियॉन और पैलेडियम के सप्लायर्स हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अभी जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं इनका बनना भी बंद हो चुका है। जैसे कल के मैंने अगर आपको ध्यान दिया हो आपने वीडियो में, तो सेमीकंडक्टर चिप्स जो है बनना बंद हो चुकी हैं, उनका प्रोडक्शन इतना नहीं हो पा रहा है। तो सेमीकंडक्टर चिप्स और जहाँ जहाँ लगती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया, तो इनकी भी भाव बढ़ने की दिक्कतें आ सकती हैं। तो अब आरबीआई फेस कर रही है ऑप्शन चॉइस कि या तो हम पुशिंग ग्रोथ को पुश करें और चाहे तो कंट्रोल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें। अब दोनों ही तरीके से गवर्नमेंट को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अब फर्स्ट और सेकंड पेज पे इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, तो आइए चलते हैं हम दूसरे पेजों पर। थर्ड पेज तो है सिटी, तो इसमें कुछ काम का है नहीं हमारा। फोर्थ पेज, हाँ फोर्थ पेज भी सिटी था, उसे भी हटा दिया हमने। अब बात करते हैं पार्लियामेंट में बजट सेशन जो हाल ही में पार्लियामेंट चल रहा है। अब कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज लेने की ज़रूरत है, ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये कुछ स्टेटमेंट हैं जस्ट फॉर द जम्मू एंड कश्मीर। आर्टिकल 370 आपको मालूम होगा कि निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, राइट। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जम्मू एंड कश्मीर में फेक नॉर्मलिसी थी। मतलब जो भी कुछ हुआ 370 के बाद हुआ है, 370 के पहले नॉर्मलिसी नहीं थी, वहाँ के लोगों में तनाव था, दहशत थी, वो उस तरह से खुले वातावरण में नहीं जी पा रहे थे, उनका ऐसा कहना है। उन्होंने कहा है कि रिमूवल ऑफ 370 कश्मीर हैज़ रियल नॉर्मलिसी, मतलब अब वो रियल नॉर्मलिसी में आए हैं। उनका कहना है कि 370 हटने के बाद 890 सेंट्रल लॉज हैं जो अब एप्लीकेबल है जम्मू एंड कश्मीर में। जाहिर सी बात है जो लॉ डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दिए थे, राइट, वो अब अवेलेबल है, हक है पीपल ऑफ कश्मीर के लिए भी, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस कंट्री में ना तो 2 सिंबल रहेंगे, 2 PM रहेंगे, ना ही 2 कॉन्स्टिट्यूशन रहेंगे। ये हमारा देश एक है, अभिन्न है, एक हिस्सा है, ठीक है। ये कुछ बात थी। और साथ साथ उन्होंने एक फिल्म जो हाल ही में रिलीज हुई कश्मीर फाइल्स, उसके बारे में टिप्पणी की है कि हाँ एक कड़वा सच है और बहुत सालों से इस सच को दबाया जा रहा था। तो ये कुछ ज़्यादा जानकारी आपके खास में है नहीं कुछ, बट बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि 370 क्या है। इससे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं कि 370 और क्यों हटाया, इसके पीछे बेसिक जानकारी आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद लोकसभा ने जम्मू एंड कश्मीर बजट के लिए 1.12 लाख करोड़ बजट पास किया है। साथ ही साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर जो एस्टिमेट लगाया जा रहा है वो है 41,335 करोड़, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी। और हाल ही में आपको मालूम होगा कि 4 नेशनल हाईवेज हैं जम्मू एंड कश्मीर प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। वो प्लांट कंप्लीटेड होने वाला है 2022 में, जिसमें दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे है, उसके बारे में बताया जा रहा है। साथ ही साथ 10 न्यू रोड टनल प्रोजेक्ट हैं जो एग्रीड किए गए हैं मॉर द्वारा अंडर भारतमाला प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है भारतमाला प्रोजेक्ट क्या है, मॉर्थ क्या है, ठीक है। और उसके साथ ही साथ वर्ल्ड हाईएस्ट 1315 मीटर लॉन्ग रेलवे ब्रिज ओवर चिनाब इज टारगेटेड टू कंप्लीट बाय सितंबर 2022, ठीक है। तो ये सब प्रोजेक्ट है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में चले आ रहे हैं और ये कंप्लीट होने के आसार हैं इस 2022 में। इसके साथ ही साथ कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट किया गया, जैसे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है उनकी तादाद बढ़ाई गई है, 87 कर दी गई है जम्मू एंड कश्मीर में। साथ ही साथ जिनकी कैपेसिटी है 90,300 लीटर पर मिनट कैपेसिटी बढ़ाई गई है। 2 बेड हॉस्पिटल भी सेटअप किए गए हैं DRDO के द्वारा जम्मू एंड श्रीनगर में कोविड-19 सिचुएशन के दौरान। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी लोकसभा में जो भी जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा जो हमारा बजट पास हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर बजट में, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद अगला जो सिचुएशन आती है, ऐसा तो कुछ खास है नहीं इसमें, लेकिन एक रिकमेंडेशन आया है लद्दाख के लिए, वो है स्पेशल स्टेटस। अब देख लेते हैं स्पेशल स्टेटस क्या हुआ। जैसा कि आप सब लोग मालूम है कि यूनियन टेरिटरीज और
किसी किसी को स्पेशल स्टेटस मिलता है जहाँ पे मतलब पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, या वो चाहते हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो स्पेशल स्टेटस इसलिए देना चाह रहे हैं क्योंकि आपको मालूम होगा कि डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टडी कमेटी होम अफेयर जो फाउंड हुआ था, ठीक है। तो कमेटी ने ऐसा बताया कि अंडमान और निकोबार आइलैंड और लद्दाख में जो फंड है वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ठीक है। और कमेटी ने रिकमेंडेड किया है कि ना स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जाए, ठीक है। क्योंकि कमेटी का ये मानना है कि यहाँ पर जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन है फंड का वो नहीं हो पा रहा है। और बीजेपी एमपी जो है लद्दाख के जामयांग सेरिंग नामग्याल, उनका डिमांड रेट था कि मतलब पार्लियामेंट से डिमांड था कि इस रीजन को 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में रखा जाए। अब आपको मालूम होगा 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जाहिर सी बात है जितने भी जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको अपना कल्चर, उनको अपना एथिक्स, ठीक है, जितने भी वो अपनी पॉपुलेशन को अपने हिसाब से जिए, कोई दिक्कतें ना आए उनको। तो 6th शेड्यूल ये कहता है कि ट्राइबल पॉपुलेशन जितनी भी है उनको अपने कल्चर के हिसाब से, रहवासी के हिसाब से उनको छूट दी जाए। क्योंकि लद्दाख में ऐसा देखा जाता है 2011 के सेंसस के अनुसार माफ कीजिएगा, कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन लद्दाख में वो 2,18,000 है और ऑलमोस्ट 79.61% टोटल पॉपुलेशन है लद्दाख की। तो यहाँ पर स्पेशल स्टेटस की डिमांड उठी गई है, ठीक है। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी, उसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ पर तो आपको मालूम होगा कि घर की कांग्रेस और कांग्रेस, इससे कोई हमें मतलब नहीं है। सिब्बल जी का कुछ टिप्पणी थी कि हाल ही में अब ये है कि दिशांक ऐप लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक के द्वारा। जैसा कि आप सभी लोग मालूम है कि 2014 में रेवेन्यू अथॉरिटीज ने डेमोलिश किए गए थे कुछ पार्ट्स जो साउथ ईस्ट जोन है था बेंगलुरु के, वहाँ पर बने हुए थे। तो डेमोलिश किया गया, इससे बहुत सारे जो इन्वेस्टर थे जिन्होंने प्रॉपर्टी ली थी उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, ठीक है। तो उन्होंने हाल ही में जो सर्वे सेटलमेंट एंड लैंड रिकॉर्ड्स यूनिट है, ठीक है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उन्होंने कहा है कि इस सब समस्याओं का समाधान करने के लिए हम ओरिजिनल लैंड रिकॉर्ड को अब आपके स्मार्टफोन स्क्रीन पर एक क्लिक पर पहुंचाएंगे और उस एप्लीकेशन का नाम होगा दिशांक ऐप। देखिए दिशांक ऐप क्या करेगा कि आपके कर्नाटक में जितने भी ऑल लैंड रिकॉर्ड्स है, ठीक है, अंडर द भूमि प्रोजेक्ट, ठीक है, आपको मालूम है भूमि प्रोजेक्ट है सिंस 1990 कर्नाटक में। तो उसके कारण जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स उनको डिजिटाइज किया जाएगा, ठीक है। और ये जो डिजिटाइज करने का काम है, ठीक है, अंडर दी कर्नाटक जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम ऑफ द कर्नाटक स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर, मतलब KSRSAC, ठीक है, इसके द्वारा किया जाएगा। और ये KSRSAC क्या करेगी, जो सैटेलाइट डाटा है, ठीक है, इनको एजेंसी को प्रोवाइड करेगी ताकि उनको इनोवेटिव यूज किया जा सके। अब ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इस ऐप का? ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है कि इसमें सिटीजन्स को सिंपल से अपनी इन्फॉर्मेशन मिल जाए लैंड की, कि कहाँ पर आप उनकी लैंड है, ठीक है, ताकि वो अपने आइडेंटिफाई कर सके एक्चुअल ओनर कौन है, लोकेशन क्या है, राइट, बेसिक नीड उसको मालूम पड़ सके। और साथ ही साथ SSL और ऑफिशियल ने कहा है कि दिशांक ऐप सिर्फ एक जानकारी देगा, आपको प्रोवाइड करेगा, क्लैरिटी प्रोवाइड करेगा कि ओरिजिनल स्टेटस क्या है पीस ऑफ लैंड का, ये कोई लीगल पर्पस के लिए यूज नहीं हो सकता, ठीक है। और दिशांक ऐप अभी हाल ही में एंड्रॉयड फोन और गूगल प्ले स्टोर के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो ये था दिशांक ऐप के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे, एक टिप्पणी आई थी जैसे सुप्रीम कोर्ट केरला, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने स्लैम किया है केरला को, ठीक है। जहाँ तक जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को केरला गवर्नमेंट को बहुत तगड़ा झटका लगाया है, जिसमें ये कहा गया है कि उन लोगों को, मिनिस्टर को लाइफ लॉन्ग पेंशन मिलेगी और स्टेट मिनिस्टर को जिन्होंने हाल ही में 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो जस्टिस S अब्दुल नज़ीर ने कहा है कि यही एकमात्र ऐसा स्टेट है जहाँ पर मिनिस्टर को अगर 2 साल के लिए काम कर लिया उसने तो उसे फुल पेंशन मिलेगी थ्रू आउट देयर लाइफ, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत है, ठीक है। तो केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, जैसा कि सब देख पा रहे हैं फोटो में, तो उनका भी कहना था कि ये थोड़ा कहीं ना कहीं गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि इससे होगा ये कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं ऑपोजिशन और ये हाथों में हाथ मिला के इन्होंने डिसाइड कर लिया विदाउट एनी प्रॉब्लम, और कहा है कि एक मिनिस्टर मोर देन 20 पीपल को मतलब अपॉइंट करेगा, और ये एक तरह से जरिया बन जाएगा हर 2 साल में आप किसी को भी अपॉइंट करें और उससे एक लाइफ टाइम पेंशन का भरोसा मिले, जो कि गलत है, ठीक है। और जैसा कि हम मालूम है कि पेंशन जो है अप्रूवल हुआ था मिनिस्टर पेंशन फॉर पर्सनल स्टाफ, ठीक है, ऑफ मिनिस्टर इन केरला वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1994, ठीक है। उस समय की जो सरकार थी कांग्रेस लेड UDF गवर्नमेंट, उस समय की बात है जहाँ पर ये निर्णय लिया गया था। बट कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इस पेज पर मुझे लगता है कुछ खास है नहीं पढ़ने के लिए, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इस पेज पर भी कुछ खास है नहीं,
बस हाँ नहीं है इस पेज पर भी, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। फिर आपको मालूम है, ये तो आपको मालूम है वर्ल्ड में क्या चल रहा है। हाल ही में रशिया और यूक्रेन के धमाके के बीच में कीव जो है वहाँ पर बहुत सारे धमाके कर रहा है रशिया। और एक तरफ हमारा जो प्रेसिडेंट है यूक्रेन के व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, वो सेल्फी खींच खींच के डाल रहे हैं उनके सैनिकों के साथ। अब पता नहीं क्या चाहती है गवर्नमेंट, ये तो नहीं पता, लेकिन रशिया और यूक्रेन के हालात फिलहाल नाजुक हैं। उसके बाद हाल ही में ये एक थोड़ा सुनने वाली खबर है कि बीजिंग में जो चाइना ने बैन कर रखा है लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, जो हाल ही में ईस्टर्न प्रोविंस है, ठीक है, उन्होंने मना कर रखा है, चाइना चाइना ने बैन कर रखा है लोगों को कि वो कोरोना वायरस हिट नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंस को छोड़कर ना जाए, क्योंकि हाल ही में वहाँ पर 1337 लोकल ट्रांसमिट केसेस मिले हैं जो 24 घंटे में मिले हैं, ठीक है। और इंडस्ट्रियल प्रोविंस में 895 केसेस मिले हैं। और वहाँ पर खास हिदायत दे रखी गवर्नमेंट की, पुलिस परमिशन लेकर ही अपने एरिया को छोड़ पाएंगे, अदरवाइज नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो इसकी कोई बेसिक जानकारी। उसके बाद आपका इकोनॉमी में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके टाटा ग्रुप के बारे में एक बार जानकारी ले ली जाए कि टाटा सन्स जो हैं चेयरमैन एन चंद्रशेखर, ठीक है, इन्हें अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया के लिए, ठीक है। एयर इंडिया एट बोर्ड मीटिंग, राइट, चंद्रशेखर को नेम किया गया है एयर इंडिया के चेयरमैन के लिए। अ न्यू नेम फॉर एयरलाइन मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ, ठीक है, इज एक्सपेक्टेड टू। हाल ही में आपको मालूम होगा जो हाल ही में लास्ट टाइम सीईओ है तुर्किश एयरलाइन चेयरमैन इल्कर एटी, उनको डेजिग्नेट किया गया था, बट वो पता नहीं कुछ उनके अलग अटेम्प्ट थे कि कुछ अपने मन से ही कुछ करना चाहते थे, बट इसलिए उनका जम नहीं पाया और उन्हें हटा दिया गया, ठीक है। टाटा ग्रुप हाल ही में आपको मालूम होगा 27 जनवरी लास्ट टू कवर किया था, ठीक है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं जो एन चंद्रशेखर है, जो आपको फोटो दिख रहा है, ठीक है, ये हाल ही में नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है अदर कंपनी टाटा ग्रुप के, जिसमें टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टाटा मोटर्स और टाटा स्टील के, राइट। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी। इसके बाद तो मुझे नहीं लगता आपके कुछ काम की चीज़ें हैं, और बस यही था। तो उम्मीद करूँगा समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपके अपने चैनल संपर्क को मिलता होगा अगले वीडियो में। धन्यवाद।